सरकार को अब ये संदेश मिल गया होगा टैक्स पेयर्स के द्वारा कि आपको न्यू रेजिम अगर चलानी है तो आप मेडिकल, इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन जैसी चीजों को और जो जरूरी सेविंग्स है जो बुढ़ापे में काम आती हैं, उन सेविंग्स को आपको न्यू रेजिम के अंतर्गत लाना चाहिए। ये जब मैंने 99 में इनकम टैक्स भरना शुरू किया था उस दिन भी 200 रुपीज़ पर मंथ था, आज भी 200 रुपीज़ पर मंथ है, तो व्हाट द हेल। तो मुझे लगता है विकसित भारत एक समावित, एक पूरा इंक्लूसिव प्रोसेस है। उसमें कुछ चीजें तो आगे बढ़ती रहें, कुछ प्रोविजंस जो है वो वहीं के वहीं ठहरे रहें, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन सा लगता है। तो गवर्नमेंट के हाथी के दांत जैसा है कि दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के कुछ और है। उन्होंने तो स्कीम निकाला लेकिन अल्टीमेटली उसको टैक्स लगा दिया। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। मैं हूं चाहत जैन और हम बात करने वाले हैं बजट की उम्मीदें जो आम जनता लगाए बैठी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से। और हमारे साथ हैं दो टैक्स एक्सपर्ट्स, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, शरद जी एंड मनीष जी। वेलकम टू आवर शो। सर, अगर बात करें हम टैक्स की, तो अभी हमने देखा कि इंटरिम बजट आया था फरवरी में, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं हुए थे। जनता उम्मीद तो लगाए बैठी थी लेकिन निराश होकर खाली हाथी वापस जाना पड़ा, स्पेशली मिडिल क्लास, आम जनता। इस बजट में आपको उम्मीद है? शरद जी, पहले आपसे शुरुआत कर रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल उम्मीद है और मिडिल क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है। चाहत करीब मेरे हिसाब से 60-70 करोड़ की मिडिल क्लास है और जिसमें से टैक्स पेइंग अगर हम फैमिलीज़ लें तो करीब 30 करोड़ के आसपास आते हैं। 8 करोड़ 18 लाख लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से जो असल में टैक्स देते हैं वो करीब 2 करोड़ से कम हैं। तो उनके परिवार हम सबके गिने, जैसा मैंने कहा 30 करोड़ के आसपास लोग प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है कि GYAN जो प्रधानमंत्री जी ने 4 जातों की बात करी थी, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, तो मैंने तो उसको नई परिभाषा दी, मैंने उसको ज्ञानम कहा। वो ज्ञान से ज्ञानम हो जाना चाहिए, उसमें M लग जाना चाहिए, मिडिल क्लास, क्योंकि हालांकि महिलाएं उसमें आती हैं। कि इस मिडिल क्लास को आप जब पैसा उसकी जेब में डालेंगे तो उसको कंजम्पशन जो सरकार बढ़ाना चाहती है, मुझे लगता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी रहेगी, तो सेविंग्स बढ़ेंगी। और खासकर पिछले सालों से, जब से ये न्यू रजीम आया है 2020 के बाद से, उसके बाद से जितने लोग न्यू रजीम में आए हैं, पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहूँगा, पैसा लाइव के जो फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं, कि कुल 25-30% लोग न्यू रजीम में आज तक आए हैं। ये क्या बतलाता है कि जो लक्ष्य था न्यू रजीम का, शायद वो लक्ष्य उतना नहीं प्राप्त हो सका। तो आज भी ओल्ड रजीम पॉपुलर, और बड़ी सीधा सा वजह है क्यों पॉपुलर है, क्योंकि उसमें आपकी सेविंग्स जो लोगों ने सालों के लिए कमिट कर रखी है, आप लोगों ने सालों से इंश्योरेंस ले रखा है, PPF अकाउंट खुलवा रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है, 15-15, 20-20 साल की कमिटमेंट है, लोग उससे मूव नहीं करना चाहते हैं। तो लोगों को भी लगता है कि इसी बहाने हमारी सेविंग्स हो जाती हैं। भले ही आपको न्यू रजीम में 7-7.5 लाख रुपए तक की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, पर फिर भी लोगों का ओल्ड रजीम के प्रति जो प्रेम है, जो मुझे लगता लगाव है, वो आज भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है सरकार को ना केवल न्यू रजीम को लुभावना बनाना चाहिए, बल्कि ओल्ड रजीम के प्रति जो थोड़ा सौतेला व्यवहार देखने को मिल रहा है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं करी जा रही है, वो भी बदलना चाहिए। क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन, प्रॉपर्टी के प्राइसेस 2020 के मुकाबले सब कुछ बहुत बढ़ चुका है, पर वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। मनीष जी, अगर आपसे बात करें न्यू रजीम की, सर ने बात करी, न्यू रजीम के अंदर अगर ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते तो कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट तो बढ़ा सकते हैं। 50 का 60 या 70 कर सकते हैं, कुछ तो करना चाहिए, राइट। सैलरीड क्लास इतनी बड़ी है, जैसे कि सर ने बताया, मिडिल क्लास तो बड़ा है ही वॉल्यूम, उसमें सैलरीड क्लास भी बड़ा हो गया और यही एक्चुअल टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है आपकी। तो चाहत, जैसा आप बता रहे हो कि मिडिल क्लास में जो जॉब करते हैं उनके सिर्फ एक ही डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो कि वो भी 50,000 का है। और ये 50,000 भी लगभग 8 से 10 साल हो चुका है जो इंक्रीज नहीं किया है। और हम इन्फ्लेशन देखेंगे तो अगर हम 5% भी लेके चले तो 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो डेफिनेटली ये 50,000 से बढ़ा के कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख होना चाहिए। सेकेंड रीजन ये है कि सैलरी क्लास को कोई और एक्सपेंडिचर करने का नहीं मिलता। जैसे आप जब यहाँ पर काम कर रहे हो तो क्या आप घर से ऑफिस तक नहीं आते हो, कन्वेंस लगता है। अपार्ट फ्रॉम डैट आप भी अपने आप को टेक्निकल एक्सपर्टाइज के लिए आप बुक्स परचेज करते हो, कुछ कोर्सेज करते हो, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करते हो। वो सब का एक्सपेंडिचर कहाँ मिलेगा डिडक्शन? अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, बिजनेस ऑनर, तो मैं सारे एक्सपेंडिचर को मैं PL अकाउंट में लेके चला जाता हूँ, लेकिन ऐसे सैलरी क्लास में कुछ नहीं कर सकता। सो गवर्नमेंट को इस जो 50,000 इसका डिडक्शन कम से कम इंक्रीज करके 1 लाख या 1.5 लाख तक लेके आना चाहिए, सो जितने भी मिडिल क्लास हैं उनको एक रिलीफ हो सके। ओपन क्वेश्चन आप दोनों के लिए। सरकार के बहुत सारे सेक्टर्स पे हमने देखा है कि इंटरेस्ट है, कीन इंटरेस्ट है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है, डाइवर्स करना चाहती है, स्पेशली इंश्योरेंस।
आपने बोला कि कुछ तो करना चाहिए, सैलरीड क्लास कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या जो इंश्योरेंस का जो एक अलग सेक्शन है हमारा 80D, उसकी फिलहाल क्या लिमिट है? 25,000 फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, 50,000 फॉर एजेड। क्या वो मेडिकल, अगर आप इन्फ्लेशन देखें, 25,000 इज व्हाट? अगर आप साल का किसी भी प्राइवेट कंपनी से मेडिक्लेम लेते हैं, प्रीमियम अगर आप 2 से 3 लोगों का परिवार है तो 30 से 40,000 तो कहीं नहीं गया। क्या ये अमाउंट नहीं बढ़ सकता? दिस इज बेयर मिनिमम। जी हाँ चाहत, दो तरीके का इंश्योरेंस है। एक तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी जिसको सेक्शन 80D में लेते हैं। 25,000 वो 60 साल से कम के जो व्यक्ति हैं 25,000 है, जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनके 50,000। और ये लिमिट भी बहुत पुरानी हो चुकी है। आप खर्चे, अस्पतालों के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, टेस्ट कराने के खर्चे, सब कुछ आसमान छू चुके हैं, पर वो लिमिट वहीं की वहीं खड़ी है मुझे लग रहा है। और इसको बढ़ाने में सरकार को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप उल्टा इनडायरेक्टली मेडिकल खर्च को सब्सिडाइज करते हैं अगर आप ये बेनिफिट ज़्यादा देते हैं। और दूसरा इंश्योरेंस चाहत, जो आपने जब इंश्योरेंस की बात करी तो मेरे मन में दो ख्याल आए। जो आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वो सेक्शन 80C के अंतर्गत जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसके अंदर आता है। और 80C 1.5 लाख रुपए, वो भी ऐसा लगता है कि बर्फ में जम गया है। वो 2014 ब्रह्मांड से की सारी चीजें 80C के अंदर है। सब कुछ उसके इतना भीड़ भाड़ वाला है कि एक 10 बाई 10 के कमरे में 25-30 लोग जैसे खड़े कर दिए हों, इतनी सारी चीजें उसके अंदर है। उसमें इंश्योरेंस भी है। तो मुझे लग रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर आप कहती हैं कि अलग रिकग्निशन मिलना चाहिए और सरकार का इंश्योरेंस रिस्क कवरेज पे ध्यान होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि इंश्योरेंस के लिए एक अलग से सेक्शन बना देना चाहिए। उसको 80C जैसे भीड़ भाड़ वाले सेक्शन में नहीं रखना चाहिए। और मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा चाहते हैं, इंश्योरेंस को आपको न्यू रेजीम में भी रखना चाहिए। न्यू रेजीम क्या है कि कोई डिडक्शन मत लीजिए, कोई एग्जेम्पशन मत लीजिए, सीधा सीधा 5, 10, 15, 20% आप टैक्स देते जाइए। वो ठीक है, आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। पर सिंप्लीफाई के साथ साथ जो जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, इंश्योरेंस है, मेडिकल है, घर बनाना है, मुझे लगता है बुनियादी ज़रूरतें किसी भी रजीम से हटकर नहीं देखी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर न्यू रजीम, और यही वजह है चाहे जो मैंने शुरू में कहा कि आज तक 4 साल बाद भी कुल 25-30% टैक्स पेयर्स न्यू रजीम की तरफ आ पाए हैं। अगर वो वाकई में अच्छी होती तो आज उल्टा होना चाहिए था, 25% लोग होते ओल्ड रजीम में और 75% होते न्यू रजीम में। तो मुझे लगता है सरकार को अब ये संदेश मिल गया होगा टैक्स पेयर्स के द्वारा कि आपको न्यू रजीम अगर चलानी है तो आप मेडिकल, इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन जैसी चीज़ों को, और जो ज़रूरी सेविंग्स है जो बुढ़ापे में काम आती हैं, उन सेविंग्स को आपको न्यू रजीम के अंतर्गत लाना चाहिए। मनीष जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, एनपीएस को लेके भी काफ़ी चर्चा चल रही है। एनपीएस की एक छोटी सी इन्होंने कैपिंग दे रखी है एडेड बेनिफिट के नाम पर 50,000। लेकिन जैसे कि सर ने भी बोला, इतनी लंबी कमिटमेंट है। एक तरफ तो हम खुद जो लोग फाइनेंस की गाइडेंस देते हैं वो खुद कहते हैं कि आपको 20-25 साल में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर लेनी है, 50-55 तक करो, लेकिन उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए। मतलब कुछ तो एक कैपिंग बढ़नी चाहिए ना। एनपीएस कब के लिए है? पैसा आज से 30 साल बाद के लिए जोड़ रहे हैं हम। एनपीएस में क्या है कि अभी जो लिमिट है 50,000 का है, तो इसमें गवर्नमेंट को डेफिनेटली ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जब पहले आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर ले जहाँ पर पेंशन स्कीम था, तो एक मोटा पैसा डिडक्ट कर लिया जाता था जो पेंशन के रूप में दिया जाता था, और आज की डेट पर 50,000, और ये हमें लगता है कि हर साल इंक्रीज करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक इनकम टैक्स में एक वर्ड आता है एजुकेशन अलाउंस आता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये जब मैंने 99 में इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया था, उस दिन भी 200 रुपीज़ पर मंथ था, आज भी 200 रुपीज़ पर मंथ है। तो व्हाट द हेल, मतलब कि पिछले 24 साल में आपने 1 रुपया इंक्रीज और उल्टा अगर आप एजुकेशन इन्फ्लेशन देखो, वो हर साल ऑन एन एवरेज 12 से 14% बढ़ रही है। सेकंड चाहते एक और चीज़ है कि इंडिया में लोग अपने से कुछ नहीं करना चाहते जब तक ऊपर से डंडा नहीं पड़ता। जैसे एक रूल है कि गाड़ी चलाते हुए आपको मोबाइल फ़ोन नहीं उठाना है, लेकिन ऐसा आप और हम हमेशा करते हैं, चालान कटता है। इट मीन्स कि हमें रूल फॉलो नहीं करते जब तक हमें ज़बरदस्ती नहीं किया जाए। तो इसी तरीके से जब आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हो, तो जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, आपको इच्छा है तो लो, नहीं तो अगर आप इंक्रीज करते हो लिमिट, तो कम से कम टैक्स 2 रुपया बचाने के लिए लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। सो इंडियन पब्लिक के लिए मतलब कंपलसरी बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरी है, इसलिए इन लोग को डिडक्शन का जो लिमिट है, इंश्योरेंस का, मेडिकल का, एनपीएस का, हर चीज़ का इंक्रीज करें, सो डैट कि हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, सेविंग ज़्यादा करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। जैसा शरद जी ने बताया कि जो पैसा पीएफ का और जो बचत का पैसा था वो आगे काम आता, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि हम डंडा लगाएं, मतलब ज़्यादा लिमिट बढ़ाओ, सो डैट कि मिडिल क्लास या जॉब करने वाला या बिजनेस क्लास भी है, वो 2 रुपया, 10,000, 20,000 बचाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे। शरद जी, आपके पास वापस आते हैं। कैपिटल गेन्स पर आपकी क्या
विचार हैं आपके, क्या सुझाव रहेंगे? देखिए, कैपिटल गेन मुख्यतः दो तरीके के एसेट्स ज़्यादा पॉपुलर हैं, वैसे तो सब चीज़ों पे लगता है। एक है इक्विटीज़ या सिक्योरिटीज जिनको हम कहते हैं, दूसरा प्रॉपर्टीज़, बाकी और भी एसेट्स हैं, गोल्ड है, डेट है। पर मुझे लगता है कि कैपिटल गेन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अभी बना हुआ है लोगों के मन में। और क्योंकि वित्त मंत्री जी जब न्यू रेजिम लाई थी, मुझे आप माफ़ कीजिएगा, मैं न्यू रेजिम का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वित्त मंत्री महोदया के दिल के बहुत करीब है। तो जब लाई थी तो उनका लक्ष्य था कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसको आसान बनाया जाए। पर कैपिटल गेन जब आप बात करते हैं इक्विटीज़ पे और इक्विटी म्यूचुअल फंड पे, 12 महीने में वो लॉन्ग टर्म बनता है, उस पर टैक्स रेट 10% का है, और उससे नीचे करें तो शॉर्ट टर्म है। यही आप अगर प्रॉपर्टी पे जाएं तो वो 2 साल में लॉन्ग टर्म बनता है, उस पर 20% टैक्स लगता है। यही अगर आप बाकी एसेट्स पे जाएं, डेट है या गोल्ड है, वो 3 साल में बनता है। अब क्या होता है कि टैक्स पेयर कंफ्यूज हो जाता है। आपके पास मान लीजिए थोड़े से शेयर्स हैं, एक आध कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, आपने थोड़ा बहुत गोल्ड बेचा, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, रेट अलग अलग, किसी में 20%, किसी में 15%, किसी में 30%, तो उससे टैक्स पेयर कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आपका लक्ष्य सिंप्लीफाई करने का है तो वो सिंप्लीफिकेशन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो सभी प्रोविजंस पे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गेन को भी बहुत समय होगा। और कैपिटल गेन में एक और प्रोविजन चाहत में, और ये चाहत शेयर ट्रेडर्स की है कि जो लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं, बिल्कुल आपकी तो है ही है, पर ये चाहत जो शेयर्स में ट्रेड करते हैं, 112A चाहत एक सेक्शन है जिसमें 1 लाख रुपए तक की इक्विटी ट्रेड करने वालों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सुविधा मिलती है, डिडक्शन मिलती है। वो भी पुरानी हो चुकी है। शेयर्स के आप देखिए निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ जा चुके हैं, लोगों ने शेयर्स लिए थे, अब आजकल 1 लाख रुपए का गेन तो बड़ा साधारण हो गया। अगर हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी इनकम भी तो साथ बढ़े। तो मुझे लगता है विकसित भारत एक समावित, एक पूरा इंक्लूसिव प्रोसेस है, उसमें कुछ चीजें तो आगे बढ़ती रहें, पर कुछ प्रोविजंस जो है वो वहीं के वहीं ठहरे रहें, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन सा लगता है। तो 112A के अंतर्गत जो 1 लाख की शेयर्स में ट्रेड करने वालों को बेनिफिट मिलता है, उसको भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम इसको 2 या 3 लाख कर देना चाहिए। ये जब 1 लाख बना था तब हमारी निफ्टी और सेंसेक्स कहीं और थे, आज हमारे निफ्टी और सेंसेक्स कहीं और हैं। तो कैपिटल गेन में भी बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। कैपिटल गेन में चाहत, जैसा मैंने कहा, सिंप्लीफिकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। बिल्कुल, मैं भी इन्हीं विचारों के ऊपर बिल्कुल फिक्स्ड हूँ, एडमेंट हूँ। मनीष जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर अगेन बहुत हैवी टैक्सेस लगते हैं। आप अपना पैसा, एक मिडिल क्लास बड़ी मुश्किल से जोड़ के पीपीएफ में डालेगा। पीपीएफ चलिए ठीक है, मान लिया ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर, ईपीएफ से भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कहीं भी और डालेगा, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, आपका जितने भी पोस्ट ऑफिस की आपकी स्कीम्स हैं, किसान विकास पत्र, सब में टैक्स कटता है। रिटर्न पे भी टैक्स, पैसा पहले जमा करो तो टैक्स, सेविंग्स अकाउंट में रखा है तो टैक्स, फिक्स डिपॉजिट कराओ आएगा पैसा तो टैक्स, रेकरिंग डिपॉजिट कराओ तो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि टैक्स पेयर का दम घुट रहा है, जहां पैर रखा वहां टैक्स? एक लाइन में बताता हूँ कि जैसे आपने एफडी की बात की, बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, तो एफडी पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो 30% बास्केट में चला जाता है, मतलब आपके बास्केट में ऐड हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब आप कोई शेयर खरीदते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाता है, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हो तो 10%, और विद इन द 1 ईयर आप सोल्ड आउट कर देते हो तो 15%। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, क्योंकि ये जब तक मिडिल क्लास या हम और आप पैसा गवर्नमेंट को नहीं देंगे या बैंक को नहीं देंगे तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये जो इंटरेस्ट वाला है, इस पर भी एक स्पेसिफिक रेट होना चाहिए इनकम टैक्स का, लाइक 10%, 15%। इसको हमें स्लैब में ऐड नहीं करना चाहिए, ताकि लोग एफडी में या फिर बैंकों के साथ लॉन्ग टर्म किसी भी डिपॉजिट में रखने का सोचे। अदरवाइज आज लेट से जो मेरे पास 10 लाख रुपया फ्री है, मैंने इंटरेस्ट डाला 6% के रेट पर, ऑन एवरेज 6%। तो जब मेरे को 1 साल के बाद ये 10 लाख के ऊपर 60,000 मिलेगा, सीधे मेरे स्लैब में ऐड हो जाएगा। और 30%, अगर यही मेरे को 10% या 15% का एक लिमिट कर दिया जाए, जिस तरीके से हम शेयर में देखते हैं 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो एफडी को भी आप करो ना कि 12 महीने आप रख दो तो वो भी लॉन्ग टर्म हो जाए। तो ये गवर्नमेंट ने कभी सोचा ही नहीं है। तो डेफिनेटली जो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट है उसको एक स्पेशल रेट दिया जाना चाहिए, जो 10, 15 या 20 हो, सो डैट कि सब कोई भारत की जनता उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो और गवर्नमेंट के पास भी ज़्यादा पैसा आ सके और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा डेवलपमेंट कर सके। और चाहत आपकी इजाज़त हो तो मैं जो मनीष ने कहा उसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारी रिटायर्ड पॉपुलेशन है, जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं और जो सुपर सीनियर सिटीजन है 80 साल से ऊपर के हैं,
अगर ऐसे व्यक्ति की सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पर आधारित इनकम है, मतलब वो बुढ़ापे में खाली इंटरेस्ट के सारे बेचारे पोस्ट ऑफिस बैंक जाते हैं, अपनी पासबुक आपने देखा होगा अपडेट कराते हैं, लाइन लगी हुई है बैंकों उसी के में। सहारे वो सारा, तो मुझे लगता है ऐसे सीनियर सिटीजन्स को भी विशेष राहत होनी चाहिए। और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए चाहत मैं कहना चाहूँगा जो 80 साल से ऊपर के, उनसे तो टैक्स लिया नहीं जाना चाहिए। कल मेरे साथ एक सुपर सीनियर सिटीजन से 82 साल के थे, आर्मी के कमांडर, उनको रिटायर किए हुए 2 दशक से ज़्यादा हो चुके। वो मुझे कहते हैं हमारा तो पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाए ऊपर से। कहते हैं मेरे दोस्त रोज मैं सुनता हूँ आज ये चले गए, आज वो चले गए। कहते हैं हम लोगों से टैक्स लेके आप कितना टैक्स बटोर लेंगे, 80 साल से ऊपर के टैक्स। पहली बात तो आपको खुशी होनी चाहिए कि 80 साल का व्यक्ति इतनी इनकम है उसकी कि वो टैक्स देने लायक है। तो उसको या तो कोई ऐसी छूट दी जाए कि बड़ी नॉमिनल सा वो टैक्स देके, और ठीक है चलिए आपने नाम के लिए ले लिया, या फिर उसको पूरी छूट दी जानी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में चाहत जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आज भी 70 साल के आसपास है। और यदि कोई व्यक्ति 80 साल पार कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि देश को उसको सम्मान करना चाहिए, कि आपको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज पे फख्र होना चाहिए, आपको अपनी दवाइयों पर फख्र होना सेलिब्रेशन है चाहिए। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस सेलिब्रेशन में 80 साल से ऊपर लोगों के लिए टैक्स नहीं लगना चाहिए। और चाहत मैं इनजस्टिस करूंगा अगर मैं महिलाओं की बात नहीं करूंगा। महिलाओं के लिए पहले एक स्पेशल, बहुत साल पहले एक स्पेशल डिडक्शन होती थी। देश की केवल, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे दूं, केवल 23% महिलाएं, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री भी हूं, 23% महिलाएं मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं आपको मिलाकर। तो उसमें उनके ऊपर मुझे लगता है अगर आपने विमेन एम्पावरमेंट करना है, आप चाहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें, वो लोग विमेन, हम लखपति बहना की बात करते हैं, हम लखपति दीदी की बात करते हैं, लाडली बहना, जो भी सरकार के, राज्य सरकार केंद्र सरकार चलाती है। तो अगर आप महिलाओं को विशेष छूट देंगे तो मुझे लगता है कि महिलाएं जो कि हमारी आधी आबादी हैं, वो ये 23% से सुधार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेंगी, आपकी जीडीपी सुधरेगी। और जिस विकसित भारत की चाहत है, मैं बार बार क्योंकि आप शो एंकर कर रही हैं, मुझे लग रहा है उस लक्ष्य को हम जल्दी पा जाएंगे, ऐसा मुझे नजर आता है। सर मैं यहाँ पर बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, फिर हम कंक्लूड करेंगे। आपने महिलाओं की बात करी, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने एक स्पेशल सेविंग पॉलिसी निकाली थी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, उसको भी टैक्स फ्री नहीं करा। अब आप बताइए, चलिए मनीष जी, अब ये आपकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, अब आप बताइए। सोचा निकाला तो टैक्स फ्री करते ना, 2 साल की तो बात थी। इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है रिलेटेड टू इनकम टैक्स, रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है, तो गवर्नमेंट के हाथी के दांत जैसा है कि दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के कुछ और है। उन्होंने तो स्कीम निकाला लेकिन अल्टीमेटली उसको टैक्स लगा दिया। अगर उस पर कुछ कंसेशनल टैक्स लगाते या कुछ रिबेट देते कि 50% पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी करते तो अच्छा होता। आपने सिर्फ एक अलग से नाम दे दिया, अदर देन कुछ भी नहीं। अब शरद जी के पॉइंट पर मैं ऐड करता हूँ, जैसे मेरे फादर 92 में ही रिटायर कर गए, राइट नाउ वो 91 ईयर्स के हैं। पापा ने कभी भी जॉब के टाइम पर टैक्स नहीं पे किया क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम काफ़ी कम पैसा होता। अब पिछले 10 सालों से उनको टैक्स देना पड़ा। मतलब ये सोच लो कि जो 80 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद टैक्स दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो पॉलिसीज़ है कि मैं इनसे सहमत हूँ कि 80 साल से ऊपर है, अगर उनका इनकम सिर्फ इंटरेस्ट से है या पेंशन से, उसको टैक्स फ्री होना। हाँ, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो बात अलग है तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो उनका इनकम मेनली सिर्फ इंटरेस्ट से है या पेंशन से है तो उसको एग्जम्पशन कर देना चाहिए। ये मेरा भी गवर्नमेंट से गुजारिश होगा। वेल, थैंक यू सो मच आवर एस्टीम्ड गेस्ट, एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बजट में, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे। एंड हमारे साथ हमारे गेस्ट को थैंक यू बोलते हैं और कोशिश करेंगे अब हम जल्दी मिलें आपसे फिर प्री बजट सेशंस में।